चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान शरद नायक जी, राजनीति विश्लेषक, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शरद जी, देखिए, महाराष्ट्र की पहली डिप्टी सीएम जो है सुमित्रा पवार बन चुकी हैं। कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले एक छोटी सी प्रतिक्रिया। पहली बात तो उनको धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशंस है। और ये पहला महिला महाराष्ट्र में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन के उन्होंने इतिहास बनाया है। हम्म। इसके आगे चल के उनकी पार्टी की क्या क्या मतलब रिक्वायरमेंट है, कैसा पार्टी को चलाना है, ये सारी जवाबदारी सुनेत्रा पवार जी को अभी देखना पड़ेगा। बिल्कुल। और हमारा शुभकामनाएं उनके साथ है। बिल्कुल। अब एक बार अगर उनके राजनीतिक सफर की बात कर ली जाए, जो उनका राजनीतिक सफर रहा है उसे आप कैसे देखते हैं? जो उतार चढ़ाव बीच में आए उन्हें किस तरीके से आप देखते हैं, अगर एक बार पूरे राजनीतिक सफर की हम बात करें तो? देखिए, बात तो ऐसा है, राजनीतिक सफर देखा जाएगा तो शुरुआत उनका होती है कि उनका जो फादर इन लॉ बोला जाता है कि मतलब शरद पवार जी है। और उसके बाद अजित पवार जी से उनने काफी मतलब राजनीति के बारे में अनुभव पाया है। तो मुझे लगता नहीं कि आगे चल के इनको पार्टी को चलाने में या पार्टी का कार्यकर्ताओं का रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए या उनके डेवलपमेंट, गांव का डेवलपमेंट के लिए उनको कुछ तकलीफ होगा करके। क्योंकि ऑलरेडी एक बार वो लोकसभा इलेक्शन भी लड़ी थी सुप्रिया सुले के सामने। ठीक है, हारा की सही है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको राज्यसभा भेजा गया। तो उस हिसाब से राज्यसभा का भी जवाबदारी उनके पास था। अभी वक्त का हिसाब नजाकत को देखते हुए उन्होंने सभी पार्टी के मेंबरों ने या कोर कमेटी के मेंबर ने डिसाइड किया कि सुमित्रा पवार जी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। बिल्कुल। अब देखिए, एक नई जिम्मेदारी उनके कंधों पर है क्योंकि डिप्टी सीएम वो जो है महाराष्ट्र की बन चुकी हैं। ऐसे में चुनौतियां क्या देख रहे हैं आप उनके सामने? क्योंकि पहली महाराष्ट्र की पहली डिप्टी सीएम वो हैं और ऐसे में राज्यसभा से जो है उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। तो क्या क्या चुनौतियां अब उनके सामने इस वक्त आप देख रहे हैं? तो चुनौतियां देखा जाएगा तो सब पहले तो पार्टी का जो फाउंडेशन है उसको मजबूत करना पड़ेगा। बिल्कुल। और इस बीच में उनकी बात चल रही थी अजित पवार के वक्त में कि दोनों मतलब राष्ट्रवादी पार्टी एक हो जाएंगी, विलीनीकरण हो जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, उनके साथ ये विषय चले गए। और ये जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर उनको बनाने का कारण भी उनका जो कोर कमेटी का मेंबर है प्रफुल्ल पटेल है और सुनील तटकरे जी है और छगन भुजबल जी है, कुछ लोगों ने मिलकर के इन्होंने उनके पास रिक्वेस्ट किया कि आप भी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने रहिए। और पार्टी का हित में भी चाहिए था, क्योंकि इतना दुखद घड़ी में तो अगर ज्यादा टाइम अगर समझो इसमें निकालते हैं तो उसमें पॉलिटिकल डेवलपमेंट कुछ भी और हो सकता है। पार्टी के अंदर ही कोई खड़ा हो सकता है कि हम एक्सपीरियंस है, अनुभवी है करके। लेकिन ऐसा कुछ होने को चांस नहीं दिया। तो इसीलिए आज मेरे ख्याल से तीसरा दिन है उनका डेथ हाँ। होकर के। इसके बावजूद भी उन लोगों ने डिसीजन लिया। और हालांकि आपने सुबह शरद पवार जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने होंगे। उनको जब वार्ताहर लोगों ने पूछा तो उन्होंने बोला इनकी डेवलपमेंट के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, उनका डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर होना। उन्होंने उनका जो राष्ट्रवादी पार्टी, जो अजित पवार की जो पार्टी है, उनका जो कोर कमेटी मेंबर से शायद डिसीजन लिया होगा। और मुझे लगता है कि अभी आया भी नहीं है वो शपथ विधि के लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल। तो ये एक प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है। तो इसके अंदर क्या है क्या नहीं है तो वो बाद में धीरे धीरे खुलेगा। अभी आप शरद पवार की बात कर रहे थे और देखिए, हम भी तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। जैसा कि उनका एक स्टेटमेंट भी सामने आया था, उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में कोई जानकारी है ही नहीं कि शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है और मेरे परिवार का कोई भी सदस्य जो है इस शपथ ग्रहण समारोह को अटेंड नहीं करेगा, जैसा कि तस्वीरों में वो दिख भी नहीं रहे हैं। ऐसे में क्या परिवार में एक बार फिर मतभेद जो है पैदा होते हुए आपको दिख रहे हैं? क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि अजीत चाहते थे कि एनसीपी जो है, ये दोनों एनसीपी जो है ये एक हो जाएं, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अब थोड़ी देर पहले आप जिक्र भी कर रहे थे। बिल्कुल सही बात है। अजित पवार जी का सोचना भी बिल्कुल ठीक था, क्योंकि उनको पता है राजनीति पे अजित पवार जी उतरे इनके हाथ पकड़ के। जो भी महारत हासिल किया है शरद पवार जी से वो सीखा हुआ है। तो उतने में वो अपने चाचा को क्यों भूलेंगे? चाचा क्या, उनका पिता समान थे ज्यादा करके। तो उनकी बेटा हिसाब से, बेटे के हिसाब से उनका मतलब ये था। तो ऐसा नहीं बोल सकता है। लेकिन इसमें कारण ये है कि पार्टी के अंदर जो लोग हैं, कुछ लोग जो शरद
राव जी को जो छोड़ के गए थे, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ हाँ। इस वक्त, तो उन लोगों ने 2-3 लोगों ने मिलके कि ये चाहते थे कि शरद पवार जी का राष्ट्रीय मतलब ये एनसीपी इसमें ज्वाइंट नहीं हो जावे, विलीनीकरण में नहीं आवे, क्योंकि उनकी मनमानी उधर नहीं चल सकती थी। और उनको पता था राज्यसभा में हो या इधर कैबिनेट मिनिस्ट्री हो, शरद पवार जी अगर एंट्री मारेंगे उनको वो मिलने वाला नहीं, क्योंकि उन लोगों ने आए वक्त में शरद पवार जी को धोखा देकर के पार्टी के साथ में मतलब भंडखोरी किया है। तो वो हिसाब से शरद पवार जी को डरते थे, तो उन लोगों ने इसीलिए ये गर्मा गर्मी में ये डिसीजन लेकर के सुनेत्रा ताई को समझा करके उन लोगों ने ये मतलब शपथ विधि कर लिया। और दूसरी बात एज ए मॉरलिटी ऑल्सो कि देखिए अभी डेथ हो के कितना दिन हुआ है, उसके अंदर सीधा कुर्सी के पीछे भागना, ये मॉरलिटी के हिसाब से मुझे तो ठीक नहीं लगा। लेकिन पता नहीं आम आदमी का भी बातचीत चल हो रही है, सुन रहा हूँ लोग, बाकी पार्टी का भी कुछ लोग, शिवसेना का भी कुछ लोग बात कर रहे हैं कि भाई इतना जल्दी करने का क्या जरूरत था। आखिर में मैडम कुर्सी का खेल है। बिल्कुल। कुल मिलाकर देखिए, जिन 2-4 लोगों का नाम अभी आप लेने से मना कर रहे हैं, कुल मिलाकर कहीं ना कहीं एक डर था कि अगर ये दोनों एनसीपी एक हो जाती हैं तो जो डिपार्टमेंट्स इन लोगों को मिले हैं वो भी छिनेंगे, और साथ ही साथ जो धोखा उस समय दिया गया है उसका भी बदला जो है यहाँ पर लिया जाता, अगर ये जल्दबाजी में अगर ये सारी चीजें नहीं की जाती तो। सीधी सी बात है, क्योंकि शरद पवार जी बहुत मजे हुए नेता है, वो कब क्या करेंगे, कैसा राजनीति का मतलब कटवा ये करेंगे तो एंगल लेंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो उस हिसाब से वो डर तो था, इसीलिए वो लोग चाहते थे। हालांकि बीजेपी को इतना कुछ खास जरूरत नहीं था। ठीक है, हो सकता है शरद पवार जी का एंट्री उनको भी पसंद नहीं आवे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको बीजेपी को भी डर रहता है शरद पवार किधर भी होगा तो पॉलिटिकल सिचुएशन कुछ चेंज कर सकता है। तो वो भयभीत तो वो लोग भी थे, लेकिन अंदर ही इधर ही पार्टी के अंदर ही इधर ज्यादा लोग थे तो विरोध में थे शरद पवार जी का, लेकिन वो बताया नहीं। इसीलिए देखिए ना, ये सारे मीटिंग जो भी कुछ बात है वो जाके शरद पवार जी से बात कर सकते थे, उन्होंने बात नहीं किया। अभी शरद पवार जी बोल रहे हैं कि हमारा कोई मेंबर नहीं आएंगे। हाँ। अभी दोपहर के बाद पार्थ भी गया था, उनका लड़का, बड़ा लड़का पवार जी का, इनको ग्रैंडफादर को समझाने के लिए या रिक्वेस्ट करने के लिए, वो नहीं आए ना। कहीं ना कहीं एक सिद्धांत होती है ना, कुर्सी सब कुछ नहीं है ना। अगर उनको बनाना ही है तो शरद पवार जी को अगर बात कर कॉन्फिडेंस में लेते थे, बोले तुम विलीनीकरण मत करो, लेकिन ये सब तो उनके आशीर्वाद से कर सकते थे। अच्छा था। देखिए अभी आगे चल की क्या है आप ही देखेंगे, इसके अंदर क्या क्या आगे डेवलपमेंट होगा, कौन क्या करेगा, ये सब तो पता चलेगा। बिल्कुल। हाँ सर इसी के साथ एक बड़ा विलीनीकरण का तो अभी मुझे लगता नहीं इतना जल्दी कुछ भी ऐसा होगा, कोई चाहेंगे नहीं ये लोग। लेकिन इन सब के बीच में एक सवाल ये भी उठता है, भले आपने जल्दबाजी में डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली हो, क्योंकि ये सब चीजें जल्दबाजी में हुई है, 3 दिन बीते हैं अभी और इतनी जल्दी जो है शपथ ले ली गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जो लोग अजीत पवार को पसंद करते थे, क्या वो पसंद अब सुमित्रा पवार बनकर दिखा सकती हैं? क्योंकि क्या ये वोटर जो थे अब ये शिफ्ट हो सकते हैं शरद पवार की तरफ, या फिर अभी भी जो सुमित्रा पवार पर ये वोटर्स टिके रहेंगे? नहीं, अभी देखिए कोरोना मतलब एक इमोशनल वक्त है अभी, तो मुझे लगता नहीं इतना जल्दी ये कन्वर्शन वगैरह होगा, क्योंकि ये सब अगर अगले कोई भी मतलब जिला परिषद का इलेक्शन होगा, जो स्थानीय और कुछ इलेक्शन होगा और आगे चल के इलेक्शन होगा, तो उसमें पता चलेगा क्या है। क्योंकि पहली बात तो शरद पवार जी को अभी उम्र भी होता है, तो और दूसरी बात अभी अजित पवार तो नहीं रहे, तो उस हिसाब से अभी तो दशा दिशा शायद सुनेत्रा पवार के पास ही पब्लिक देखना चाहेंगे और देखेंगे भी। हाँ जी। और काफी सारे सिंपैथी वोट तो मिलेगा ना अभी। भारत देश में तो हमेशा हो रहा है, जब भी इंदिरा गांधी का डेथ हुआ तो राजीव गांधी बने थे, आपको तो मालूम। मतलब एक इमोशन फैक्टर जो है वो साथ साथ में चलेगा। हाँ, ये भारत देश में एक स्टेट में ऐसा नहीं, पूरे भारत देश में ये सब होता है कॉमन। ठीक। इसी के साथ देखिए, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो है अजीत पवार के पास थे, तो ये जो डिपार्टमेंट्स थे अब इन्हें आप कैसे देख रहे हैं? ये अब किसके पास शिफ्ट हो सकते हैं? क्योंकि अभी तो केवल डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है, अभी तो डिपार्टमेंट्स भी बचे हुए हैं। देखिए सुबह ही आपने शायद सुना होगा, कोई टीवी को उन्होंने
देवेंद्र फडणवीस ने एक बाइट दे दिया है कि उन्होंने कहा कि फाइनेंस फिलहाल के लिए मैं देखूंगा। इसका मतलब क्या है? तो इम्पोर्टेंट इश्यू है फाइनेंस का। तो अभी मुझे लगता नहीं कि सुनेत्र पवार को ये जवाबदारी मिलेगा, क्योंकि देखिए वो अगर अजित दादा होते थे, ये उनका मतलब फेवरेट सब्जेक्ट था, तो उसके अंदर महारत हासिल था उनको, उनके अच्छी खासी फाइनेंस के ऊपर पकड़ था। तो लेकिन अभी ये सब चीजें स्टेट पॉलिटिक्स में इतना तो शायद सुनेत्र पवार ही कर नहीं पाएंगे, और वो प्रैक्टिकली करने भी शायद नहीं देंगे बीजेपी, क्योंकि फाइनेंस इज की पोस्ट तो वो पोर्टफोलियो को शायद मुझे लगता नहीं कि अभी वो देने का कोशिश करेंगे। अभी आगे का डेवलपमेंट है, उसके ऊपर अड़ के बैठेंगे ये लोग। बाकी का जो मुझे लगता नहीं इतना पावरफुली ये लोग फाइट कर पाएंगे, क्योंकि वो अजीत ज्यादा पवार था कि लड़कर पे हासिल करना आता था उसको। लेकिन ये मुझे लगता नहीं बाकी का लीडर जो भी है, अभी जितने भी लोग हैं, इनका ऊपर भी मतलब काफी सारी ईडी उडी का सब मतलब मामला चल रहा है किसी का ऊपर। तो ये लोग भी मतलब नजर में तो है, तो ये लोग कुछ इतना आवाज उठा पाएंगे मुझे लगता नहीं। ठीक, देखिए 48 घंटे के भीतर भीतर जो है ये शपथ हो जाती है, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसके बीच भी जो है एक सवाल गुज रहा है कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों? उनके घर पे आप देखिए ना, शरद पवार जी को ही सुनिए। पहला ही देखिए, अगर उसको क्लियर करने के लिए सुबह 8 साढ़े 8 बजे उन्होंने पत्रकार परिषद बुला के क्लियर कर दिया, आई हैव नो कंसर्न विद दिस, दे आर नॉट कंसर्न मी। ऐसा करके उन्होंने बता दिया कि मुझे कोई पता नहीं है। हाँ। और बाद में बोला कि मैं जाऊंगा नहीं, या मेरे मेंबर्स भी करके नहीं जाएंगे। ऐसा कुछ होता तो जाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये कड़ी टूटा हुआ है, और इसके अंदर मतलब थोड़ा मॉरलिटी के हिसाब से शायद अच्छी बात नहीं थी। इनको एक 8-10 दिन जाने देते, कार्यकर्ताओं का प्रेशर आया होता तो लोगों को अंदर, समझो बीजेपी भी अगर बोलते चलो भाई अभी टाइम निकल गया, लोगों का काम करना है, तुम तुम्हारा पदभार संभालो, जो भी पार्टी का बंदा है उसको लेके आओ, तो हम लोग तैयार है, क्योंकि वो आंतरिक मामला था। तो उसमें बीजेपी बोल सकती थी, लेकिन अचानक करना बोलेगा तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न है, कहीं ना कहीं डर है, या कुछ तो है उसके अंदर। ये प्रश्न तो कोई भी खाली विपक्ष नहीं है, इवन लोग भी सोचते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ देखिए जिस दिन उनका निधन हुआ था 28 जनवरी को, जब उनका निधन हुआ था, तो हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जब सुप्रिया सुले अपनी भाभी को किस तरीके से जो है एक सपोर्ट सिस्टम की तरह जो है उनके साथ खड़ी हुई थी। लेकिन जब इतना बड़ा फैसला लेने की बारी आई तो केवल पार्टी के लोगों की सुनी गई, परिवार की बिल्कुल नहीं सुनी गई। एक जो एक सपोर्ट सिस्टम था पीछे पीछे चल रहा था, उसे बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया। देखिए पार्टी के अंदर कुछ सीनियर लोग हैं, उनकी पार्टी में कुछ सीनियर लोग हैं, तो वो लोगों ने दबाव डाला हो। क्योंकि आखिरी में देखिए अजित पवार के बाद कुछ लोग हैं, अध्यक्ष है, कार्यकारी अध्यक्ष है, तो ये लोग सब तो मतलब प्रेशर डाले होंगे कि देखिए अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो आफ्टर ऑल अंडर प्रेशर में उन्होंने डिसीजन लिया होगा, ठीक है चलो पहले पोस्ट तो ले लेते हैं। कहीं ना कहीं मतलब कुछ ना कुछ कारण दिए होंगे वो लोग, उनका मन का परिवर्तन कराए होंगे। नहीं है तो इतना उम्रजाद आदमी को छोड़ करके डिसीजन लेना, और उनको पूछने को भी नहीं गया, या मैं जा रही हूँ, या मतलब आशीर्वाद लेने जाना, तो बात ऐसा कुछ भी सीनरी आप कहीं में भी प्रेस में देखे नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ, पार्थ भी जब गया था, पार्थ के बाद जब उन्होंने शरद पवार जी से रिक्वेस्ट करते बात करने के बाद बाहर आके उनके घर के बाहर गोविंद जो उनका जो है मिले हैं, उनके उधर आके मतलब सुप्रिया से बात कर रहे थे, सुप्रिया पवार से, सुले से, कि पार्थ से बातचीत चालू था गार्डन एरिया में। तो आप देखते हैं कैसा क्या चलेगा आगे चल करके, बहुत मुश्किल है। इससे मुझे लगता है कि फैमिली इसका कारण से और बिखर जाएगा यार चल। हम तो नहीं चाहते, भगवान करे ऐसा कुछ हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, एक्ट ऑफ दिस ऐसा लगता है कि फैमिली बिखरने का चांस है इस दुखद घड़ी में।
इतना जल्दी डिसीजन लेना, आप पत्र व्यवहार कर सकते थे। बिल्कुल। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट को मतलब लिख सकते थे, मैं फलाना दिन पे मैं रेसिग्नेशन दे रही हूँ, या रेसिग्नेशन समझिए मेरे लेटर को, और मेरे को स्टेट का जो पदभार संभालना है मुझे, ऐसा करके वो करस्पॉन्डेंटली कर सकते थे। इतना जल्दी रेसिग्नेशन भेजना, उसको एक्सेप्ट हो जाना, फिर वापस चीफ मिनिस्टर उसके ऊपर दस्तखत करना, राजभवन में गवर्नर को बोल करके उसका शपथ विधि का अरेंजमेंट करना, इतना जल्द से जल्द, तो मुझे तो आश्चर्य लगता है। बिल्कुल कुर्सी की इतना बिल्कुल, कुल मोह है मिलाकर ये क्या? कह सकते हैं कि जो सत्ता होती है उसका लालच कुछ इस कदर होता है कि चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई रहती और दूसरी तरफ शपथ ग्रहण समारोह हो जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। और मेरे साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।